मान लीजिए कि ई है ए के यहाँ एगो लड़का है और एगो लड़की है। कोई आदमी ए है, इसके यहाँ एगो लड़का है एगो लड़की है, ठीक ना। यानी कि एगो प्लस है एगो माइनस। कोई एगो घर बी है और ओकरे घर में भी क्या है, एगो लड़का है एगो लड़की है। समझ। अब देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि लड़कवा के ब्याह लड़किया से हो गया, तो हाई जो है ई वाला लड़का ई एक और सार लग जाएगा, ई एक का हो जाएगा साला लगेगा रिश्ता में। समझ गए। ए का साला हो जाएगा ई, ठीक। अब देखिए ई जो साला ई जाएगा एक घरे अपन जीजा के घरे, ई जो साला अपन जीजा के घरे जाएगा तो जीजा से ओकरा उतना पटरी नहीं खाएगा, लेकिन जीजा के जो बहन है ओकरा पर ध्यान रखेगा। ई केकरा पर ध्यान रखेगा, जीजा के बहन पर ध्यान रखेगा, क्योंकि जीजा के बहन एकरा क्या करेगा, आकर्षित करेगा। समझ रहे हैं। जीजा के बहन एकरा आकर्षित करेगा, अपोजिट चार्ज है, आकर्षित करेगा। आ देखिए एहू तो आकर्षित कर रहा है ओकरा, तो ई दोनों में आपस में पटरी नहीं खाएगा, कैसे कि एहू ऋणावेश है एहू ऋणावेश है, तो ई दोनों के बीच में उतना पटरी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। और ई दोनों के भी देखिए जीजा सार के बीच में भी पटरी नहीं खाएगा, लेकिन देखिए ई ध्यान रखेगा ओकर बहन पर, आ ई ध्यान रखेगा। सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की है, ठीक। आ यहाँ पर बी एक सुंदर लड़का है, बी एक सुंदर लड़का है, आ एकरा देख रहा है एकदम टुकुर टुकुर। ए किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। एक दोस्त यार आ गया, सी डी और ई, ठीक ना। सी माने चोखावा और डी माने धोखावा। ई के दोस्त का है सी, और सी के नाम को चाहिए चोखावा और डी को चाहिए धोखावा। एहू आया एक टुकुर टुकुर देखे लगे शुरू कर दिया, सी भी देख रहा है और डी भी देख रहा है। तो ई मान लीजिए कि एकरा पर लगा रहा है 3 न्यूटन के बल, आ ई मान लीजिए कि लगा रहा है 2 न्यूटन के बल, हाई मान लीजिए कि लगा रहा है 5 न्यूटन के बल। तो कहने का मतलब है कि हाई जो बल लगा रहा है 5 न्यूटन का बल ना, तो एकरा आ जाने से या एकरा आ जाने से दोनों के बीच में लगने वाला बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी ए को देख रहा है एकदम टुकुर टुकुर 5 न्यूटन के बल से एकदम ओकरा अट्रैक्ट कर रहा है, आ यह भी एकरा एने से टुकुर टुकुर देख रही है 5 न्यूटन के बल से। तो इसके सी डी और ई के आ जाने पर इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर भाई खुल जा जल्दी से, खुल जा सिम सिम, काहे छरिया रहा है, ये छरिया रहा है, रुकिए हम इसका इलाज करते हैं। इसका छरियौनी हम भगाते हैं, नीम मिर्चाई जला के भगाएंगे छरियौनी। हम देखिए आ गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में। तो चलिए आज का लेक्चर जो है आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का 2 नंबर और 5 नंबर वाला VVI क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन का तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और ख़ास करके इस वीडियो को आप उन बच्चों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गार्जियन जो हैं पैसा रुपया के अभाव में अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं, कि वो रोजी रोटी खाने पीने तक ही सीमित रह जाते हैं। तो कृपया करके उन इलाकों में मेरे वीडियो को जरूर शेयर करके आप लोग पहुँचाइएगा गाँव में, जहाँ इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हम ऑनलाइन इसी के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को हम PDF भी प्रोवाइड कर सकें लेक्चर का, और लेक्चर आप लोग YouTube के माध्यम से क्या कर ले, देख ले, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपका क्या है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक का परिभाषा लिखिए। अपेक्षिक परावैद्युतांक का परिभाषा लिखिए। देखिए इसको समझने के लिए पहले समझिए कि जैसे किसी भी माध्यम के परावैद्युता को हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं। किसी भी माध्यम, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसके परावैद्युता को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं, ठीक ना। जैसे मेरा कपड़ा है, तो कपड़ा का परावैद्युतांक कितना होगा, तो इसका होगा एप्सिलॉन होगा। तो किसी भी माध्यम के परावैद्युता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है, और निर्वात के परावैद्युता को एप्सिलॉन नोट से लिखा जाता है। किससे, निर्वात के परावैद्युता को एप्सिलॉन नोट से लिखा जाता है, और किसी भी माध्यम के परावैद्युता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है। ये बात अब समझ गए कि किसी भी माध्यम के परावैद्युता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है, और केवल निर्वात के परावैद्युता को एप्सिलॉन नोट से लिखा जाता है। अब देखिए अपेक्षिक परावैद्युता का परिभाषा क्या होता है कि किसी माध्यम की परावैद्युता
और निर्वात के परावैधुता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। कहने का मतलब है कि अपेक्षिक परावैधुता बराबर आपका क्या होता है, अपेक्षिक परावैधुतांक। अपेक्षिक परावैधुतांक बराबर आपका होता है किसी माध्यम की परावैधुता, किसी माध्यम की परावैधुता, किसी माध्यम की परावैधुता बटा निर्वात की परावैधुता। क्या, निर्वात की परावैधुता। समझ गए। देखिए यही इसका परिभाषा है, आपके एग्जाम में 2-3 बार अभी तक ले पूछा है। तो इसको अपेक्षिक परावैधुता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। अपेक्षिक परावैधुता किसे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। किसी माध्यम के परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं और निर्वात के परावैधुता को एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। ठीक ना। तो यही आपका हुआ अपेक्षिक परावैधुता का फार्मूला हुआ। अब परिभाषा भी हो गया। परिभाषा क्या होता है कि किसी माध्यम की परावैधुता एवं निर्वात की परावैधुता की अनुपात को अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। समझे। किसी माध्यम की परावैधुता एवं निर्वात की परावैधुता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। अपेक्षिक परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ई वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक ना। तो ये आपका हो गया परिभाषा। अपेक्षिक परावैधुता जो होता है इला ना, ई वाला जो होता है दो माध्यमों के लिए आप परावैधुताओं का अनुपात होता है। तो इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक परावैधुता का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है और ना ही इसका कोई बीमा होता है, और यह एक अदिश राशि होता है। समझ गए। तो इसके अगल बगल वाला जो पॉइंट है वो भी हम बता दे रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। अपेक्षिक परावैधुता समझ गए ना, कि किसी माध्यम की परावैधुता और निर्वात के परावैधुता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। इसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। अब देखिए पानी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 होता है। पानी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 80 होता है। हवा के लिए कितना होता है इसका वैल्यू, तो हवा के लिए होता है 1.00059 होता है। ठीक ना। और धातुओं के लिए इसका वैल्यू होता है अनंत होता है। धातु के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है। धातु के लिए इसका वैल्यू अनंत होता है। और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए 1 होता है। ये 4 पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हो गए। हालांकि हम आपको तो पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव, लेकिन आसपास में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी डील कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट आएगा। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़ना है। बिना कॉन्सेप्ट के पढ़िएगा फिर मज़ा नहीं आएगा, याद नहीं होगा। ठीक। तो चलिए अब हम ले लेते हैं आपका पॉइंट क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। पिछला लेक्चर में यदि आप नहीं देखे हैं, इसके पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन हम बताए हैं। 4 गो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट उसमें बताए हैं। तो वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा पिछला लेक्चर। ठीक ना। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। अब देखिए कूलम का नियम लिखना है। कूलम का नियम लिखना है तो कूलम का नियम देखिए होता क्या है। कूलम का नियम भी लिखना है हमको और कूलम का समीकरण भी लिखना है। नियम भी और समीकरण भी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कूलम का नियम लिखने के लिए एक आवेश यहाँ Q1 ले लेते हैं और दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 ले लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना ले लेते हैं, R ले लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। ठीक। अब कूलम का नियम 2 गो होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके डायग्राम बनाने के बाद लिखते हैं कि कूलम के निम्नलिखित 2 नियम है। कूलम के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला नियम है कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्थिर रहे, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी ना बदले, स्थिर रहे, ठीक ना, तब जाके दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती Q1 × Q2। और इसी को क्या लिखेंगे, F समानुपाती Q1 × Q2
इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ये हो गया कूलम्ब का पहला नियम। यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर 7372864135। इस नंबर पर आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन अपना नाम बता दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा और विलेज बता दीजिएगा। 3 वो चीज़ आपको बताना है इस पर, ठीक ना। उसके बाद आपको लेक्चर तक मिल ही गया है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। समझ गए हैं। तो चलिए पहला नियम तो बता दिए कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी नियत हो, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी ना बदले। कहने का मतलब है कि दोनों आवेश स्थिर रहे, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है कि यदि आवेशों का परिमाण स्थिर रहे, आवेशों का परिमाण स्थिर रहे, कहने का मतलब है कि यदि 5 कूलम है तो 5 ही कूलम रहेगा, 10 कूलम है तो 10 ही कूलम रहे, यानी कि आवेश का मान ना बदले। तो यदि आवेशों का परिमाण नियत हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम बता रहे हैं सेम टू सेम पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि आवेश के बीच जितने ज़्यादा दूरी रहेगा बल उतने कम लगेगा, अब दूरी जितने कम रहेगा बल उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। जैसे देखिएगा नज़दीक से किसी को मारिएगा ज़्यादा बल रहेगा, अब दूर से मारिएगा इस लाठी से तो बल कम लगता है। उसी प्रकार से इसमें भी है आवेशों के। तो दूसरा क्या है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में R² हो जाएगा। यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R² हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि एसआई पद्धति में K बराबर आपका कितना होता है, एसआई पद्धति में K बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए देखिए K के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटा में R² हो जाएगा। यही आपका हो गया कूलम्ब नियम का समीकरण। तो देखिए कहा था कि कूलम्ब का नियम लिखें, तो कूलम्ब का हम लोग दोनों नियम लिख दिए जिससे 2 समीकरण निकला। फिर दोनों नियम से हम लोग क्या करिए कि उसको कंबाइन कर दिए, दोनों नियम को कंबाइन कर दिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 K का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो इसका वैल्यू रख दी थी। हो गया आपका कूलम्ब के नियम का समीकरण। अब इसमें देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। इसका मान क्या होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है, तो इसको याद रखिएगा ज़रूर। तो ये आपका हो गया कूलम्ब के नियम भी हो गया, कूलम्ब के नियम का समीकरण भी हो गया, दोनों क्लियर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि सब आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और जो भी बता रहे हैं यही सब में से आपका एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए इसको छोड़िएगा नहीं, इसको पकड़ के रखिएगा बढ़िया से, आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं चैप्टर वाइज वो सब एग्ज़ाम में आया हुआ है। फ़र्क क्या है कि अभी हम क्वेश्चन बैंक नहीं बता रहे हैं, अभी चैप्टर वाइज बता रहे हैं। चैप्टर वाइज जब हो जाएगा तो क्वेश्चन बैंक में बहुत कम क्वेश्चन होगा जो आपको बताना होगा आपको हमको, ठीक ना। तो देखिए मुक्त आकाश की परावैधुता का मान बताना है कि मुक्त आकाश की परावैधुता का मान क्या होता है। तो सबसे पहले तो जानिए कि मुक्त आकाश के परावैधुता को लिखते किससे हैं। तो देखिए मुक्त आकाश के परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, ठीक ना। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, ठीक ना। और क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2,
ये इसका मान होता है। इसी मान को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स भी बोला जाता है। ये हो गया मुक्त आकाश की परावैधुता का मान हो गया 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स। फिर इसका क्या बताना है, मात्रक बताना है। तो देखिए इसका मात्रक तो सामने ही आपको है, इसका मात्रक सामने आपको दिख रहा है। इसका मात्रक क्या है आपका, कूलम स्क्वायर और न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फैराड मीटर इन्वर्स लिखते हैं, फैराड मीटर इन्वर्स लिखते हैं। इसका मात्रक हो गया। फिर देखिए इसका बीमा लिखना है। तो इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा देखिए लिखने का तरीका होता है, बीमा लिखने का इसका तरीका होता है MALT। पहले क्या लिख दीजिए, माल्ट, माल्ट, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग माल्ट लिख देते हैं, ठीक ना। माल्ट में क्या वर्ड आ रहा है, माल, माल माने गाय भैंस नहीं, यहाँ माल माने, यहाँ पर माल माने ई है, माल्ट। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक। तो एप्सिलॉन नोट का बीमा लिखने का तरीका क्या है कि माल्ट 1 2 3 4 लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ प्लस देते हैं, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस देंगे। अब क्या कीजिए कि m के पावर में -1 चढ़ाना है, तो क्या लिखाएगा, m के पावर -1। फिर यहाँ पर a के पावर आपको 2 चढ़ाना है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि a के पावर 2, a के पावर 2 लिख देंगे। और l के पावर -3 चढ़ाना है, तो यहाँ -3 लिख देंगे। और यहाँ t के पावर 4 लिख देंगे। यही इसका बीमा लिखने का तरीका है। अब इसको चाहें तो आप सजा के भी लिख सकते हैं। सजा के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, सजा के लिखिएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा कि m इन्वर्स l इन्वर्स 3 और a स्क्वायर और t के पावर 4। तो ये इसका बीमा हो गया, ठीक ना। तो बीमा याद रखने का तरीका क्या है, माल्ट 1 2 3 4 अल्टरनेट कर दीजिएगा, साइन माइनस प्लस खाली, ठीक ना, और वही पावर पर चढ़ा दीजिएगा अगर बीमा हो गया। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक भी हो गया, बीमा भी हो गया, मान भी हो गया। दोनों चीज़ बता दिए आपको, तीनों चीज़ बता दिए। अब एग्जाम में इससे आता है क्वेश्चन, तो याद रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अगर मान पूछता है कि मुक्त आकाश की परावैधुता का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा इस बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी इसका मात्रक भी पूछता है, तो मात्रक दोनों में से कोई एक बता दीजिएगा, समझ गए। तो चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखें। विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। तो देखिए इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एगो आवेश है आपका, एगो आवेश यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ एगो आवेश है आपका Q, और इसके नज़दीक में एगो आवेश है Q1 जो कि R1 दूरी पर है। एगो दूसरा आवेश है मान लीजिए Q2 जो R2 दूरी पर स्थित है। एगो तीसरा आवेश है मान लीजिए कि Q3 जिससे R3 दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बहुत सारा बिंदु आवेश जो है इसके आसपास में स्थित है, ठीक ना। बहुत सारा बिंदु आवेश इसके आसपास में स्थित है। तो मान लेते हैं कि Qn आवेश टोटल इसके अगल बगल में स्थित है, ठीक। तो एक आवेश Q है और इसके अगल बगल में बहुत सारा आवेश Q1 है। तो इस सभी आवेश Q1 Q2 Q3 जो है इस पर बल लगाता है। Q1 बल लगाएगा इस पर F1, और Q2 इस पर बल लगाएगा इसको F2, और Q3 बल लगाएगा F3, और Qn कितना बल लगाएगा, Fn बल लगाएगा। तो किसी एक आवेश के अगल बगल में यदि बहुत सारा बिंदु आवेश हो, कोई एक आवेश के अगल बगल में यदि बहुत सारा बिंदु आवेश हो, तो सभी आवेश मिल करके उस पर बल लगाते हैं। तो इस आवेश पर टोटल बल का जो मान होता है सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। कहने का मतलब कि एगो आदमी है, एगो आदमी Q1 है जो एकरा पर 2 न्यूटन के बल लगा रहा है, ई Q2 है जो एकरा पर 3 न्यूटन के बल लगा रहा है, आई Q3 है एकरा पर 5 न्यूटन के बल लगा रहा है। तो एकरा पर टोटल कितना बल लगेगा, तो 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन, ठीक ना। तो जब किसी एक आवेश के अगल बगल में बहुत सारा बिंदु आवेश होता है, तो इस आवेश पर लगाए गए
कुल बल का मान जो होता है सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अर्थात वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर Fn, यही होता है। ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, किसी एक आवेश पर लगाए गए परिणामी बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी किसी एक आवेश पर जो परिणामी बल होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो सभी के द्वारा लगाए गए बलों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको परिणामी बल निकल जाएगा। कोई दिक्कत। अर्थात लिख के इतना लिख दिया जाता है F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn। ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। आपके एग्जाम में 2 नंबर बन गया था आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कि कूलम्ब बल या कूलम्ब नियम का महत्व लिखें। कूलम्ब बल या कूलम्ब नियम का क्या रखना है, महत्व लिखना है। तो देखिए कूलम्ब बल पहले जान लीजिए कि था क्या। कूलम्ब बल 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल के बारे में बताता था। कूलम्ब बल क्या बताया था, 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल के बारे में बताता था। बताया आपको, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। तो ये दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल के बारे में बताता है। और हम लोग जानते हैं कि यदि दोनों आवेश समान होगा तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों आवेश असमान हो तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है। यदि दोनों पॉजिटिव होगा तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन एगो नेगेटिव रहे और एगो पॉजिटिव रहे तो दोनों के बीच में कौन बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। कहने का मतलब है कि कूलम्ब बल जो है 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। अब देखिए कूलम्ब बल या कूलम्ब के नियम का हमको क्या पढ़ना है, महत्व पढ़ना है कि कूलम्ब बल या कूलम्ब नियम का क्या महत्व होता है हमारे दैनिक जीवन में। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं डिटेल से। देखिए कूलम्ब नियम का पहला महत्व आपका क्या है। कूलम्ब नियम का पहला महत्व है कि कूलम्ब बल जो है परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करता है। कूलम्ब बल कहाँ पर काम करता है, किसी परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में काम करता है। क्योंकि देखिए नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित हो गया और इसकी कक्षाओं में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और देखिए हम लोग जानते हैं कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल काम करता है और उस बल को हम लोग कूलम्ब बल कहते हैं। तो पहला कूलम्ब बल का क्या महत्व है कि कूलम्ब बल परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में काम करता है। क्योंकि नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो कूलम्ब बल आपका यहाँ भी काम करता है नाभिक में। चलिए दूसरा क्या है कि कूलम्ब बल परमाणुओं को आपस में बांध करके अणु बनाता है। कूलम्ब बल क्या करता है कि परमाणुओं को बांध करके आपस में अणु बनाता है। इसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है। कोई दूसरा परमाणु है, मान लीजिए कि अगर नाभिक है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ई दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा क्योंकि दोनों धन आवेश है। ई दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा क्योंकि यहो ऋण आवेश है, यहो ऋण आवेश है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक पर बल लगाएगा आकर्षण बल, ई वाला आकर्षण बल लगाएगा ऐसे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन बल लगाएगा नाभिक पर और इसका इलेक्ट्रॉन बल लगाएगा इसके नाभिक पर। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, नाभिक और नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होगा। समझ गए। तो इससे क्या होता है कि 2 परमाणु आपस में बंध जाते हैं। परमाणु ए या परमाणु बी क्या होते हैं, आपस में बंध जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यह नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो फिर दोनों आपस में बंध कैसे जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है और नाभिक और नाभिक के बीच में भी कौन बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है।
तो फिर बंध कैसे जाएगा दोनों में, चलिए इसको ऐसे समझते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ई है ए, ठीक ना, ए के यहाँ एगो लड़का है आ एगो लड़की है, कोई आदमी ए है, इसके यहाँ एगो लड़का है एगो लड़की है, ठीक ना, यानी कि एगो प्लस है एगो माइनस। कोई एगो घर बी है आ ओकरे घर में भी क्या है, एगो लड़का है एगो लड़की है, समझ गए। तो दो को घर हो गया, एक घर ए और एक घर बी। अब देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि लड़कवा के ब्याह लड़किया से हो गया, लड़का के ब्याह का हो गया, ए के ब्याह केकरा से हो गया, ए के ब्याह जो है बी के घरे हो गया लड़की से, ठीक। तो हाई जो है ई वाला लड़का, ई एक और सार लग जाएगा, ई का हो जाएगा साला लगेगा रिश्ता में, समझ गए। ए का साला हो जाएगा ई, ठीक। अब देखिए ई जो साला ई जाएगा एक घरे अपन जीजा के घरे, ई जो साला अपन जीजा के घरे जाएगा तो जीजा से ओकरा उतना पटरी नहीं खाएगा, लेकिन जीजा के जो बहन है ओकरा पर ध्यान रखेगा। ई केकरा पर ध्यान रखेगा, जीजा के बहन पर ध्यान रखेगा, क्योंकि जीजा के बहन एकरा क्या करेगा, आकर्षित करेगा, समझ रहे हैं। जीजा के बहन एकरा आकर्षित करेगा, अपोजिट चार्ज है, आकर्षित करेगा। आ देखिए एहू तो आकर्षित कर रहा है ओकरा, तो ई दोनों में आपस में पटरी नहीं खाएगा, कैसे कि एहू ऋणावेश है एहू ऋणावेश है, तो ई दोनों के बीच में उतना पटरी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। और ई दोनों के भी देखिए जीजा सार के बीच में भी पटरी नहीं खाएगा, लेकिन देखिए ई ध्यान रखेगा ओकर बहन पर, ई ध्यान रखेगा ओकर बहन पर। मतलब कि देखिए आकर्षण यहाँ पर हो रहा है, ई धनावेश से आकर्षण एकर हो रहा है, ई धनावेश से आकर्षण एकर हो रहा है, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से परमाणु में भी होता है कि परमाणु के धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, अब परमाणु के ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन एकर धनावेश जो है इसको आकर्षित करता है, एकर धनावेश इसको आकर्षित करता है। ठीक उसी के जैसा, समझ गया ना। ये जो है, ये जो आदमी है एकर शादी हुआ है ई घर में, तो एकरा आकर्षित कर रहा है, आ देखिए ई आकर्षित कर रहा है अपन जीजा के बहन के, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से दो परमाणु आपस में क्या होते हैं, बन जाते हैं। जैसे हमारे समाज में भी क्या होते हैं, दो घर आपस में बन जाते हैं रिश्तों के द्वारा क्या होते हैं, बन जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इसके बीच में प्रतिकर्षण है तो रिश्ता तोड़ देंगे, यानी कि सार से यदि हमारी लड़ाई हो जाए, यानी कि साला से यदि लड़ाई हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम ओकर बहन के छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अट्रैक्शन वाला बात है भाई, ठीक ना, लॉ ऑफ नेचर है, यहाँ अट्रैक्ट करता है, समझ गए। तो साला और जीजा के बीच में लड़ाई हो जाए तो रिश्ता नहीं टूटे वाला बात है, और चाहे इस दोनों में भी लड़ाई हो जाए तो रिश्ता टूटे वाला बात नहीं, रिश्ता जुटेगा। तो उसी प्रकार से दो परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो कूलम्ब बल क्या करता है कि परमाणुओं को बांध करके आपस में अणु बनाता है, समझ गए। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 है कि कूलम्ब बल परमाणुओं को आपस में बांध करके ठोस, द्रव अथवा गैस बनाता है। परमाणुओं को बांध कर क्या करता है, ठोस, द्रव या गैस बनाता है। यदि परमाणु एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से चिपके रहेंगे तो पदार्थ ठोस होगा, और यदि बल क्या हुआ, कमज़ोर हुआ, तो यही द्रव अवस्था में होगा, क्योंकि परमाणु दूर दूर हो गए। तो जब परमाणु दूर दूर हो गए तो द्रव अवस्था में होगा, जब परमाणु जब नज़दीक चिपकल होगा तो ठोस अवस्था में होगा। तो कूलम्ब बल क्या करता है कि परमाणुओं को आपस में बांध करके ठोस, द्रव और गैस भी बनाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है इसमें कि कूलम्ब बल वितरित आवेशों पर भी लागू होता है। अभी बताए हैं कि यदि आवेश यहाँ पर Q हो और इसके अगल बगल में आवेश Q1 या Q2 है इस प्रकार से, तो इस पर क्या होता है, बल लगता है, इस पर क्या होता है, बल लगता है, तो सब एक पर बल लगाता है। तो कूलम्ब बल जो है वितरित आवेशों पर भी लागू होता है, यानी कि एक आवेश के अगल बगल में यदि बहुत सारा आवेश वितरित हो तो भी वहाँ पर कूलम्ब बल काम करता है। अब देखिए अगला पॉइंट हम ले लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट आपका देखिए ये रहा, अगला पॉइंट इसमें है हाँ कूलम्ब बल जो है सदिश युग्म के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, जो कि अभी बताया है कि एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। 5वां पॉइंट हो गया, कूलम्ब बल जो है अनंत तक काम करता है। कहाँ तक काम करता है, अनंत तक काम करता है। जिसे मान लीजिए कि हम लोग के यदि हमारा रिश्ता करे के लगी मिले, अब मंगल ग्रह पर ओकर घर होगा तो जाए की व्यवस्था होगा तो वहाँ भी व्यवस्था हो जाएगा, ब्याह शादी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन हम करेंगे नहीं, शादीशुदा हैं, समझ गए, एगो काफ़ी है ज़िंदगी बिताने के लिए, समझ गया ना। तो कहने का मतलब है कि कूलम्ब बल कहाँ तक काम करता है, अनंत तक काम करता है। कहाँ से कहाँ तक तो 10 के पावर -15 मीटर से लेकर के 10 के पावर -15 मीटर से लेकर के
अनंत तक ले काम करता है। कूलम्ब बल आपका 10 के पावर माइनस 15 से मीटर 10 के पावर माइनस 15 मीटर से लेकर के कहाँ तक ले, अनंत तक ले काम करता है। समझ गए। और फिर इसके बाद है अगला कि कूलम्ब बल का मान अन्य आवेशों के उपस्थिति के कारण अप्रभावित रहता है। कूलम्ब बल का मान अन्य आवेशों के उपस्थिति के कारण अप्रभावित रहता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए एगो सुंदर लड़की है, ए एक सुंदर लड़की है, ठीक। आ यहाँ पर बी एक सुंदर लड़का है, बी एक सुंदर लड़का है। आ एकरा देख रहा है एकदम टुकुर टुकुर। ए किसको देख रहा है, बी को देख रहा है, यानी कि ओकरा पर आकर्षण बल लगा रहा है। समझ गए। मान लीजिए कि बल का मान क्या है, 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन के बल से एक एकरा देख रहा है, बी को देख रहा है, यानी कि आकर्षित कर रहा है। अब एक अगल बगल मान लीजिए कर दोस्त यार आ गया, ऐसा सी डी और ई, ठीक ना। सी माने चोखावा और डी माने धोखावा और ई माने समझते हैं ना, ई माने कुछ नाम अभी आया नहीं है दिमाग में, आएगा तो क्या करेंगे बता देंगे। सी माने चोखवा, बी के दोस्त का है सी, और सी के नाम को चाहिए चोखवा और डी को चाहिए धोखावा। एहू आया एक टुकुर टुकुर देखे लगे शुरू कर दिया। सी भी देख रहा है और इसको सी भी देख रहा है और डी भी देख रहा है। तो ई मान लीजिए कि एक पर लगा रहा है 3 न्यूटन के बल, आ ई मान लीजिए कि लगा रहा है 2 न्यूटन के बल, हाई मान लीजिए कि लगा रहा है 5 न्यूटन के बल। तो कहने का मतलब है कि हाई जो बल लगा रहा है 5 न्यूटन का बल ना, तो एकरा आ जाने से या एकरा आ जाने से दोनों के बीच में लगने वाला बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए। तो वही देखिए अगला पॉइंट क्या है कि कूलम्ब बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यानी कि बी ए को देख रहा है एकदम टुकुर टुकुर, 5 न्यूटन के बल से एकदम ओकरा अट्रैक्ट कर रहा है, आ यह भी एकरा एने से टुकुर टुकुर देख रही है 5 न्यूटन के बल से। तो इसके सी डी और ई के आ जाने पर इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए। यही है कूलम्ब के नियम आपका, कि दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। अगल बगल में आ जाने से दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि कूलम्ब का नियम बिंदु आवेशों के लिए भी सत्य है। बिंदु आवेश मतलब कि एगो आवेश यहाँ पर Q है, इसके अगल बगल में Q1 Q2 Q2 बहुत सारा आवेश है Q3, तो ये सब एक पर बल लगाएगा। तो इस सभी के द्वारा लगाए गए बल का मान एक पर टोटल बल का मान कैसे होगा, तो सभी के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो बिंदु आवेश के लिए भी कूलम्ब नियम क्या है, सत्य है। और कूलम्ब बल का जो मान होता है वो तृतीय गति नियम के अनुरूप होता है। कूलम्ब बल का मान तृतीय गति नियम के अनुरूप होता है। कहने का मतलब है कि यदि बी देख रहा है ए को और बल लग रहा है 5 न्यूटन और ए देख रहा है बी को, तो एहू बल कितना लगेगा 5 न्यूटन, क्योंकि कनेक्शन दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से कनेक्शन कहाँ है, बराबर है। तो यदि ए लगाएगा बी पर 5 न्यूटन के बल, तो बी भी ए पर कितना लगाएगा 5 न्यूटन का बल। यही होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यही आपका न्यूटन के तृतीय गति नियम है और कूलम्ब बल जो है तृतीय गति नियम के अनुरूप होता है। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगला दिन नया वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।